अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्सेस के नफाज के लिए कानून साजी न होने पर मिनी बजट लाने का इंदिया देते हुए कहा है कि टैक्सेस का नफाज नहीं कर सके तो हमें 400 से 500 रुपए अरब तक के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो कानून साजी मंजूर करें और FBR को 389 अरब रुपए की वसूली के इख्तियारात दें, या फिर बजट में मुकर्ररा हदफ हासिल करने के लिए मजीद टैक्स लगाने के लिए तैयार हो जाएं। वजीर ख़जाना की जानिब से टैक्स नफाज में बेहतरी लाने का मुतालबा इस बात की निशानदही करता है कि वो अपनी ही जमात और इत्तेहादियों की जानिब से मुज़ाहिमत का खदशा रखते हैं। उन्होंने बताया कि वह गुज़िश्ता माली साल के बजट में साबिक़ कबायली इलाकों में फौलाद और खुर्दनी तेल की सनत के लिए सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की तजवीज़ पेश करने वाले ही थे, मगर आखिरी वक्त में उन्हें रोक दिया गया। पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात के नफाज में सियासी मुदाखलत हमेशा से ही अहम रुकावट रही है। 2016 में एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई गई, जिसके तहत ताजिरों को टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर माफ़ी दी गई। 2011 में हुकूमत ने GST को बढ़ाने की कोशिश की तो ताजिरों की हड़तालों के बायस हुकूमत को कदम पीछे हटाना पड़े। इसी तरह 2019 में नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इक़दामात का ऐलान किया गया, मगर बिजनेस कम्युनिटी के दबाव पर नरमी करना पड़ी। इसी तरह शहबाज हुकूमत में भी टैक्स पॉलिसी में नरमी देखी गई। 2022 में वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने फिक्स्ड सेल्स टैक्स आयद किया, जिस पर छोटे ताजिरों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। वजीर ख़जाना को एक ट्वीट के बायस ये टैक्स वापस लेना पड़ा। पार्लियामेंट में भी मुख्तलिफ अदवार में टैक्स कवानीन मुतारिफ करवाने की कोशिशें की गई। 2013 और 2014 के बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा किया गया और लग्जरी अशिया पर मजीद टैक्स लगाए गए, मगर ताजिरों के एहतजाज और सियासी दबाव के बायस कई इक़दामात वापस लेने पड़े। पाकिस्तान में मजमूई कौमी पैदावार के मुकाबले में टैक्स की शरह जनूबी एशिया में सबसे कम है। फिल वक्त मुल्क में GDP के मुकाबले में टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 9% है, जबकि आलमी मयार के मुताबिक ये शरह 15 से 20% होनी चाहिए। सियासी जमातें अक्सर उन इक़दामात से गुरेज करती हैं जिनसे उनके वोट बैंक पर मनफी असर पड़ता हो, खास तौर पर वो जमातें जिनका इन्हिसार ताजिरों, जमींदारों या सनतकारों पर होता है। ज़राई आमदन और रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट इंतहाई महदूद है। सियासी क़यादत टैक्स इस्लाहात पर अवामी या तबकाती दबाव में फौरी रद्द-ए-अमल देती है, खा वो माशी नज़्म नस्क के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस वक्त मुल्क को मुस्तहकम मईशत के लिए ऐसी क़यादत दरकार है जो सियासी मसलहतों से बालातर होकर कौमी मफाद में फैसले कर सके। सियासी जमातों को कौमी मफाद को ज़ाती मफादात पर तरजीह देना होगी। बसूरत दीगर हर टेक्नोक्रेट वज़ीर ख़जाना को इजाफी टैक्स लगाने की धमकी ही देना पड़ेगी, जबकि मईशत दबाव का शिकार ही रहेगी। इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि अब की बार क्या फैसला होगा। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। टैक्सों के निफाज के लिए कानून साजी वरना 500 अरब रुपए का मिनी बजट, वजीर खजाना का मुतालबा, असल बहरान का एहतराफ। क्या अब भी सियासी मफादात ही गालिब रहेंगे? शहजाद चौधरी साहब, क्या लगता है आपको, कुर्बानी सियासी दी जाएगी, अवामी कुर्बानी होगी, हतमी तौर पर हम डायरेक्शन पकड़ पाएंगे या दबाव में ही काम होगा? देखिए, जहाँ तक तो गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक, वो तो मुझे कोई ऐसा वहाँ पे कोई चीज़ माने नज़र नहीं आती। अगर ये रिक्वायरमेंट है जो कि वज़ीर ख़जाना ने जाहिर किया है कि एनेबलमेंट और एम्पावरमेंट, दो चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया कि मुझे एम्पावर करो और मुझे एनेबल करो। अब एम्पावर से क्या मुराद है? एम्पावर से मुराद ये है कि मेरा FBR या उनका गवर्नमेंट का FBR है, उनके नीचे तो काम नहीं करता, लेकिन FBR की जो एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि वो किस किस तरीके से जाके जो टैक्स की वसूली है वो करवा सके। मैं 2-3 मिसालें दूंगा उसके अंदर, लेकिन वो आगे चल के बताता हूँ आपको कि उनका मतलब क्या है इस चीज़ से। दूसरा है, मुझे एम्पावर करो, एनेबल करो। एनेबल का मतलब ये है कि मुझे लेजिस्लेशन के थ्रू जहां जहां पे आपने छूट दी हुई है, जहां जहां पे आपने मेरे रास्ते में रुकावट खड़ी की है, एक दो का आपने जिक्र किया, बाकी जो चीजें हैं वो हमारे सामने हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर टैक्स है जो बेशक सूबों के पास आता है, लेकिन सूबे भी वो जमा नहीं कर पा रहे और ना ही वो करते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद जमींदारों की है जो कि असेंबली में बैठी होती है और वो इसके करीब भी नहीं फटकने देते। दूसरा रिटेलर्स का टैक्स है, उसका आपने जिक्र किया कि रिटेलर्स को किस तरीके से बचाया जाता है सियासी वजूहात की बिना पे। तो ये तो दो चीजें हो गई। अब वो चाहते क्या है? वो कहते हैं मेरे पास नादरा का रिकॉर्ड है हर किस्म का, कि ये आदमी कितनी कहाँ काम करता है, तनख्वाह कितनी है, उसकी आमदन क्या है, उसका बैंक रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं उसको कितनी दफ़ा विजिट करता है, वो बिल कितना देता है बिजली और गैस का, और इस किस्म की, और जितने भी कार्ड के ऊपर वो करेगा, खरीदारी करेगा, उसका रिकॉर्ड है उसके पास।
तो वो जब इससे इनेबल करता है, कंपेयर करता है कि एक आदमी इस तरह के घर में रहता है, ये उसकी गाड़ी है, ये उसके मामलात हैं, लेकिन टैक्स उसका सिर्फ इतना है। तो अगर एफबीआर को आप एम्पावर कर दें कि वो जाके वो सारा रिकॉर्ड ले जाए उनका उस आदमी के पास और कहे आपका आपके जो जो लाइफस्टाइल है उससे आपका टैक्स मैच नहीं करता, ये एक गिवन तरीका है दुनिया भर के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में इसको सियासी तौर पर बचाया जाता है। उसकी एक दो और वजूहत हैं। बैंक रिकॉर्ड्स, बैंक जो होते हैं आमतौर पे अपने क्लाइंट्स का बैंक रिकॉर्ड शेयर नहीं करते। सही। और ये भी एक असूली बात है जो कि बैंक्स के अंदर दुनिया भर में भी ये रिकॉर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं पे जहाँ पाकिस्तान जहाँ पे कि एक जो तरीकाकार है, जो तरीका राइज है, उसमें तो लोग चूंकि टैक्स नहीं देते तो हालत मजबूरी ये काम इस किस्म के करने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों को, हम बहुत दफा बात करते हैं कि 8-8 10-10 मरले की गाड़ियां लैंड क्रूजर्स लेके घूम रहे हैं, आप उनके घरों को देखें, साइजेस देखें उनके, उनका तरीकाकार देखें, और तमाम चीजें जब आप इकट्ठी करेंगे और आप उसके बाद उसका टैक्स रिकॉर्ड देखें तो आपके सामने आ जाता है। तो क्या मांग रहा है? वो कहता है मुझे एम्पावर कर दो, मुझे लेजिस्लेट कर दो। ये दो चीजें अगर नहीं करोगे तो फिर मेरे पास 2-3 और रास्ते हैं जिसके मुझे जाना पड़ेगा। उसमें डिजिटल प्रेजेंस टैक्स आता है, यानी मुझे ये डिटर्मिन करना, ये भी एक बात आई कि जो आदमी 6 माह से ऊपर पाकिस्तान में गुजारता है लेकिन वैसे वो यहाँ का शहरी नहीं है या डुअल सिटीजन है, बाहर रहता है कहीं पे, 6 महीने यहाँ गुजारता है लेकिन टैक्स नहीं देता वहां पे, तो उसको इनेबल किया जाना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान में टैक्स दे। इस तरीके से दुनिया बाकी मुल्कों में भी ऐसा होता है। सिमिलरली उन्होंने जिक्र किया कि विद होल्डिंग टैक्स ई कॉमर्स के ऊपर, जो ई कॉमर्स है उस पर विद होल्डिंग टैक्स होना चाहिए। यानी ये इस किस्म की चीजें हैं, और फिर बाकी चीजें हम जैसों के लिए तेल, बिजली, गैस, पानी ये महंगा हो जाएगा और आप उससे फिर ये अपना पूरा करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनके बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रिकवरीज हैं जिन्होंने लोगों ने स्टे ऑर्डर्स लेके कोर्ट्स के अंदर उसको रोका हुआ है, तो उनकी रिकवरी जल्द से जल्द होनी चाहिए। उसमें अगर लेजिस्लेशन चाहिए, जो भी चीज चाहिए उसको किया जाना चाहिए ताकि ये अपने अपने पैसे, और ये एक बिल्कुल जायज मुतालबा है उनका। ठीक हो गया, वजीर खजाना का एक जायज मुतालबा। रजा रूमी साहब ये भी कहने को मजबूर हो गए, वो कल के रिटेलर और होलसेलर्स के से टैक्स लेने के लिए अब यही रह गया कि पुलिस या फौज भिजवाई जाए। ये जो बार बार की टैक्स मुराद दी गई या छूट दी गई है, इनको टैक्स नेट में ना लाके आदी बना दिया गया है, आपके ख्याल में क्या वजीर खजाना को वो कानून साजी मिल जाएगी जो वो मुतालबा कर रहे हैं, या बजट मजीद बढ़ेगा? ये कौन जो आदतें डाली गई है छुड़वानी आसान होंगी? आयशा, नहीं आसान होंगी, यही तो एक दिक्कत है। पिछले इस साल नहीं, ये हर साल यही बहस होती है। अब तो हमारे बहुत सारे टैक्सेशन से, बजट से मुतल्लिका, मईशत से मुतल्लिका वो मसाइल हैं जो साल हा साल से दरपेश हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो सियासत ही है। देखिए, ताजिर तबका जो है उनकी जो सियासी पावर है, यकीनन उससे खाइफ होती हैं सियासी जमातें, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसका तारीखी तौर पे सपोर्ट बेस जो है वो ये स्मॉल ट्रेडर्स या स्मॉल बिजनेसेस जैसे कहा जाता है वो हैं पंजाब भर में। और ये कई सालों से IMF ने भी कहा, इनके अपने जो माशी जोमा हैं और करता धरता है, उन्होंने भी कहा कि भाई इस तबके के ऊपर टैक्स लागू होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए मईशत की। देखिए, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान ने डॉक्यूमेंटेशन को पिछले 15-20 साल में बहुत बढ़ावा दिया है। वहां पे अब हर ट्रांजैक्शन जो है वो तकरीबन 70 से 80% लेवल पर अब डॉक्यूमेंट हो रही है। IMF भी हमें हर साल यही कहता है, पिछले 15-20 साल से तो मैं यही सुन रहा हूँ, हम लोग भी यही किताबों में पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन वो नहीं होता। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक सियासी जो अमल है उसमें इतनी तकसीम और इतनी पोलराइजेशन है। आज अगर ये ताजिरों पर टैक्स लगाएंगे, वो मुजाहरे करेंगे, दूसरी जमातें उसे फ़ायदा उठाएंगी। देखिए, ये ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तान को जो लाहक है, इनके लिए एक कंसेंसस या इत्तफाक राय होना चाहिए। एक 10 साल की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो हैं मईशत के हवाले से, उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक होना चाहिए, बेशमूल इस्टेब्लिशमेंट का भी साथ साथ। और फिर उसके बाद उनके ऊपर अमल दरामद, ये ना हो कि आज कोई काम किया जाए, 2 साल के बाद उसको बदल दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ होता है कि 3 महीने में ही चेंजेस आ जाती हैं। अभी ये मिनी बजट का जो आप जिक्र कर रही हैं, ये किस चीज़ की गमाजी करता है
कि आपने अपनी बजट की पॉलिसी जो है उसको बता दिया, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं मेरे पास तो ये पावर नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये बात है, सियासी बात है। दूसरी जो अहम मसला है कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती हैं और वो अरबों सैकड़ों अरबों में उनकी लागत है, वो एग्जेम्पशंस पे नजर सानी करने की जरूरत है। कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन से ऐसे इदारे और कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स जो हैं जो कि यकीनन ताकतवर हैं, उनकी एग्जेम्पशन को खत्म किया जाए ताकि इस मुल्क के अवाम कुछ सुख का सांस लें। हालात मतकाजी अभी ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चूंकि आपको आपकी मईशत जो है वो जबू हाली का शिकार है, इसलिए आम आदमी को और तनख्वाहदार को आप जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाए जाएं और जो अशराफिया अमीर ताकतवर लोग हैं वो अभी भी टैक्स नेट से बाहर, बिल्कुल दुरुस्त हो गया, कम उनके बहुत सारे कंसर्न्स बाहर हैं। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सियासी मसला है दर हकीकत। जी आयशा, दर हकीकत सियासी मसला है। तो फिर ज़ैगम खान साहब, ये वोट बैंक बचाने के लिए टैक्स पॉलिसी को कुर्बान करना, ये जो बीमारी बनी हुई है हमारी मईशत के लिए, कोई सियासी बसीरत का मुजाहिरा होगा? ये कानून साजी मिल जाएगी जिसका मुतालबा कर रहे हैं? बसीरत ही बसीरत है, बसारत ही बसारत है। वो कहते हैं कि ज़मी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, कि ज़मीन इधर की इधर हो जाए, ज़ल्ज़ले आ जाए, गुल मोहम्मद ने इधर से उधर नहीं होना। सर गुल मोहम्मद हो जाता है जब अपने काम हो तो वहाँ पे कर देते हैं, वो तनख्वाहें बढ़ानी हो, सब कुछ होता है। जी 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 वहाँ। अब आप ये देखिए कि बकरे की कुर्बानी की बात हो रही है तो हमेशा बकरा ही कुर्बान होता है ना। कभी आपने बकरे को देखा कि वो मालिक को कुर्बान कर रहा हो? तो यहाँ पे तो आप मालिक से कुर्बानी मांग रही हैं। जंगे आए, चाहे वबाएं आए, मुल्क से इधर हो जाए उधर हो जाए, लेकिन हमारी अशराफिया का जो परनाला है ना, वो इधर से उधर नहीं होगा जबकि कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ ना हो जाए। आपको एक दो मज़े की बातें बताता हूँ। हमारे कुछ सियासतदान हैं, ज़ाहिर है नाम तो मैं ले ही नहीं सकता, आप उनकी तारीख में जाएं तो उनकी दौलत का राज ये है कि उनके प्राइज बॉन्ड निकला करते थे। हर साल कोई प्राइज बॉन्ड निकल आता था और उनकी दौलत होती थी। अब आपको पता है इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यह है कि प्राइज बॉन्ड बेनामी था और इनाम पर टैक्स नहीं था। तो जिसका प्राइज बॉन्ड निकला 1 करोड़ का, उसको 1 करोड़ 5 लाख दो और वो प्राइज बॉन्ड ले लो, और आपके जो करोड़ रुपए थे 1 करोड़ 5 लाख रुपए देकर करोड़ रुपए आपके वाइट हो गए। अब एक और मिसाल आपको देता हूं। 2002 में इनकम टैक्स का कानून बना जो भी चल रहा है, 2004 में छोटी सी उसमें तब्दीली की गई। तब्दीली क्या की गई कि अगर आपका बाहर से पैसा आएगा, मुल्क से बाहर से, तो आपसे पूछा ही नहीं जा सकता कि ये क्यों आया है, किधर से आया है, किसने भेजा है। तो फिर क्या हुआ जी? इधर से पैसे जाने लगे, उधर से आने लगे, तो जितने चाहें, और कोई लिमिट नहीं थी इस पर। आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो आपसे कोई नहीं पूछ सकता ये किधर से आ रहे हैं। ज़ैगम साहब, स्टेट पान को कहीं सीधा भी करना है या नहीं करना? मतलब है कि अवाम ही कुर्बानी देगी या कानून साजी होगी? जी बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या आपको आपको इस बजट में ये टेढ़पन जो है वो सीधा होता नजर आया है क्या? नहीं। क्या आपको टैक्स के ऐसे रिफॉर्म नजर आए हैं? अभी भी जो कवानीन मांग रहे हैं वो क्या वो रिफॉर्म से मुतल्लिक है? क्या आपको एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म नजर आए हैं? क्या आपको 6000 अरब रुपए की जो एग्जेम्पशंस हैं वो खत्म होती नजर आई हैं? अभी आपने खुद बताया कि जो घी मिल वगैरह जो हैं फाटा में, वो उन पे लगाना चाहते थे सेल्स टैक्स, गुज़िश्ता साल की बात, वो हवाला दिया उन्होंने आपने। जी आप अभी भी एग्जेम्पशंस है जी, अभी भी एग्जेम्पशंस हैं। अच्छा। वो एक छोटा सा उन्होंने टैक्स एक्सटेंड किया है। अभी तक भी फाटा में, पाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, इन इलाकों के लोगों के लिए नहीं, इसलिए कि वो लोग जो माल बनाना चाहते हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, अपनी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट इन इलाकों के नाम पे करें, बगैर ड्यूटीज दिए, और जो अपनी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करें वो दिखाएं कि ये तो फाटा में प्रोड्यूस हुई है। ठीक, ये एग्जेम्पशंस हैं। तो जब आपको रिफॉर्म नहीं हो रहे, रिफॉर्म होते नजर नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब है? अब वार्निंग उन्होंने जो दी है वो ये की है कि टैक्स के जो मुझे कानून बना के दो ताकि मैं लोगों को निचोड़ सकूं, जो कुछ मैंने बताया है वो मैं टैक्स ले सकूं, वरना मिनी बजट है। ठीक हो गया मतलब वो कानून मांग रहे हैं कि कानून दो तो मैं बाकी सबको उसमें लाऊं, वरना फिर जो पहले ही दे रहे हैं उनसे 500 अरब और लूंगा। इफ्तिखार साहब, ये जो विशेष सर्कल बना हुआ है इस मुल्क में, कोई तरीका है या सियासी मफादात गालिब रहेंगे कि आप हुकूमत में हैं तो आपके वोट बैंक जहां जाएं उसको हाथ नहीं लगना चाहिए?
क्यों नहीं ऐसी कानून साजी होती कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर आए, इनेबल हो, एम्पावर हो आपके इदारे? ये जो अभी बातें हम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि ये गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है और गवर्नमेंट इनकार कर देती है, टैक्स ने लग जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और इस पार्टी के सियासी मुखालफिन उस सारी की सारी जद्दोजहद की क़यादत करते हैं। तो सवाल फिर ये आता है कि क्या दूसरी सियासी जमातें टैक्सों के नफाज के लिए कोई कानून साजी करेंगी? प्लेबुक एक ही है सब सियासी क्या जमातों उन्होंने कभी टैक्सों के नफाज के बारे में कोई ऐसी तजवीज़ हमारे सामने पेश की है? क्या उन्होंने कोई ऐसी तजवीज़ हमारे सामने पेश की है कि जो हराम का माल कमा के लूट मार करके अय्याशियाँ करने वाले लोगों को किसी ज़ाब्ते के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा? किस जमात ने ये आपसे वादा किया? अच्छा, सवाल ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो कानून साजी मांग रहे हैं, ये हुकूमत या पार्लियामेंट देगी या नहीं देगी? आपने तो मफरूज़ा कर दिया ना पूरा। मुसीबत है कि आप सवाल मुझसे करती हैं और लोगों की तकारीर सुनने के बाद जब मेरी बात करने का मौका आता है मुझे रोक देती हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। नहीं, मुझे ये बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना कानून साजी का मुतालबा कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग लाएं, वो हुकूमत से कह रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, क्या पार्लियामान, हुकूमत, सियासी जमातें कानून साजी करके देंगी या आप और मैं ही इस 500 अरब का बजट का बोझ भी उठाएंगे? जब मैं जवाब देने लगा तो आपने मुझे बात करने नहीं दी ना। मफरूज़ा कह रहे हैं ना आप, तो एहतजाज, सड़कें आप ले बिल्कुल ये होगा। क्या होगा? और टैक्स ना लगाएंगे? अगर क्या होगा? अगर कानून साजी नहीं होती तो फिर क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा। जब टैक्स बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? लोग सड़कों पे होंगे। जब लोग सड़कों पे होंगे तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? वो सियासी जमातें जो इंतजार में बैठी हैं। मेरा सवाल उन सियासी जमातों के बारे में था और आपने मुझे बात ही नहीं करने दी। पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जो अशराफिया पे हाथ डालने की जुर्रत करती है या उससे ऐलान भी किया हो या वो कह भी सकती हो कि जनाब हम कौम के लिए काम करें? अपने अपने फिर भी 2-2, 2.5 साल में चले जाते हैं, फिर भी रोना है, 5 साल गुजारते हैं, फिर भी रोना है, पर कोई रिफॉर्म नहीं कर पाते। 1 साल, 2 साल या 2.5 साल की बहस नहीं है। बहस है एक अशराफिया की जो इस मुल्क को लूट रही है, खुलेआम लूट रही है। क्रॉस बना देना, क्रॉस तो बोर्ड बैठी है, इधर भी बैठी है, उधर भी बैठी है। तो मैंने यह आपको जवाब दिया तो आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया। आपका सवाल यह है कि टैक्सों के नफाज के लिए कानून साजी, वरना 500 अरब का मिनी बजट। मैंने कहा कि 500 का मिनी बजट आया, हंगामा हुआ, जुलूस निकले। 500 का मिनी बजट ना आए ना, आप कानून साजी करके नहीं कर सकते। कानून साजी करनी है ना, नहीं कर सकते कानून साजी। मेरे तीन दोस्तों ने आपको जवाब दिया। क्यों नहीं कर सकते? सियासी मफादात ऊपर है, कौमी मफादात। उन्होंने कहा है मेरे दोस्तों ने, तो मैं अपने दोस्तों की बात दोहराता रहा हूं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि ये मुल्क अगर इस तरीके से चलाया गया तो इसके मसाइल इतने ज्यादा इसी तरीके से चलाया जा रहा है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। बीबी आप जैसे लोग रुकावट डाल रहे हैं, जो बात ही नहीं करने दे रहे, जो हमें केस ही नहीं पेश करने दे रहे शराफिया के खिलाफ। आप शराफिया को गैर अपना मरई तौर के ऊपर सपोर्ट कर रही हैं। सर मैं क्यों शराफिया? मैं तो कह रही हूं कि शराफिया को इसमें लाएं, हुकूमत कानून बना के दे जो वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं। बिल्कुल बुनियादी सवाल उठाया। मैं तो उससे बढ़ के सवाल उठाता हूं। मैं तो कहता हूं कि जो रात को खाना खा के 1 लाख रुपए का बाहर आते हैं, उनसे पूछा गया भाईजान इधर आओ, NTN नंबर दिखाओ, और उन बड़े बड़े इसी पे तो कानून मांग रहे हैं ना वज़ीर ख़ज़ाना सर। नहीं मिलेगा उसको, और नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? उस पर बात ही ना करूं मैं। तुम्हारा यार, यानी मैं कहता हूं नहीं मिलेगा। हमारा पैनल इस बात पर मुत्तफिक है कि जिस कानून तालिबा हो रहा है वो वज़ीर ख़ज़ाना को मिलना मुश्किल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम मामले पर बात करेंगे, वो है चाइल्ड लेबर, जिसके खिलाफ आज दिन मनाया जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर हमारे यहाँ ये दिन उन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता जो होटल्स, वर्कशॉप्स, भट्टों, फैक्ट्रियों और घरों में अपने नन्हे हाथों से मुशक्क़त के पहाड़ उठाए हुए हैं। तालीम, खेल, तहफ़्फ़ुज़ और बचपन जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम ये बच्चे एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं जहाँ गुर्बत, जहालत, क़वानीन पर अमलदारी की कमज़ोरी और समाजी बेहिसी इनका मुक़द्दर तय करती है। पाकिस्तान में मजदूर बच्चों की तादाद हर गुजरते साल के साथ कम होने के बजाय बढ़ रही है। मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यानी हर वो बच्चा जो तालीम का हक रखता है वो या तो मुशक्क़त में है या हालात के रहमो करम पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में करीबन 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे किसी न किसी शक्ल में चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। सिर्फ पंजाब में 1,26,000 बच्चे ईंटों के भट्टों पर काम करते हैं। चाइल्ड लेबर सिर्फ माशी मसला नहीं बल्कि समाजी अखलाकी बहरान भी है।
वो बच्चे जो स्कूल्स में होने चाहिए आज कारखानों में हैं। वो जो ख्वाब देखने के काबिल थे आज धुआं, शोर और मारपीट के आदी बन चुके हैं। क्या हमने इन बच्चों से उनका बचपन, उनकी मुस्कुराहट और उनका मुस्तकबिल छीन लिया है? ये सवाल अब सिर्फ रियासत से नहीं, हम सब से भी है। अगरचे पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ के कन्वेंशन पर दस्तखत कर रखे हैं और आईने पाकिस्तान समेत कई कवानीन चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी मौजूद हैं, लेकिन इन वादों और कवानीन पर अमल दरामद की रफ्तार इस कदर सुस्त है कि अमली मैदान में कोई नुमाया तब्दीली दिखाई नहीं देती। चाइल्ड लेबर महज माशी मजबूरी नहीं, ये एक इज्तिमाई नाकामी है, रियासत की, मुआशरे की और हम सब की। गुर्बत, जहालत, बढ़ती हुई महंगाई और सस्ती लेबर की तलाश में बच्चे इस्तेहसाल का आसान हदफ बन जाते हैं। जब दुनिया तालीम, टेक्नोलॉजी और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में आगे बढ़ रही है, कि पाकिस्तान अब भी इन बच्चों के बचपन को मजदूरी की भट्टी में झोंकता रहेगा? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम सिर्फ कागजी वादों पर नहीं बल्कि ठोस अमल, जिम्मेदार इदारों और बाशऊर मुआशरे के जरिए इन मासूम बच्चों को मुशक्क़त से निकाल कर तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी की तरफ वापस लाएं? क्या ये मुमकिन है? इसी पर गुफ्तगू रखते हैं। सवाल इस तरह से, चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर, 1 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। कवानीन और आलमी मुआहदों के बावजूद रियासत इन बच्चों को बचपन, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहिब, इतने बड़े बड़े मसाइल पर हम बात करते हैं मगर मुस्तकबिल से इतने बेपरवाह हैं, क्यों है ये नाकामी? सबसे बड़ी नाकामी पाकिस्तान की, हमारी कौम की यही है कि हम आज की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारी मुस्तकबिल पर नज़र नहीं है। हम मुस्तकबिल पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। अभी हम बजट पर बात कर रहे थे तो एक फिगर बार बार सामने आती थी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो दुनिया में सबसे कम है। यानी हम जो कमाते हैं और सनतें भी जो कमाती हैं, अफराद भी कमाते हैं, उसका सिर्फ 13% मुस्तकबिल के लिए बचाते हैं और री इन्वेस्ट करते हैं। जबकि चीन में 40%, 100 रुपया जो चीनी और चीन की कंपनियां कमाती हैं, 40% मुस्तकबिल पर लगाती हैं। और यही हमाल हमारे पूरे माशरे का है कि हम अपने माशरे के मुस्तकबिल पर, अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। आप हमारी एजुकेशन की जीडीपी देखिए, आपने जो तालीम को बताया, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट कि जो बच्चा बाहर फिर रहा है वो शिकार बन रहा है हर तरह के भेड़ियों का, हर तरह के जुल्म सितम का। और उसमें एक सितम यह है कि वालदैन ये कहते हैं कि ये फारिग फिरेगा तो हम तो अपनी मजदूरी में लगे हैं, किसी के हत्थे चढ़ जाएगा, वो जाके किसी ना किसी चाइल्ड लेबर के काम पे उसको लगा देते हैं। और वहां पे क्या होता है कि वो हुनर जो एक इंसान 6 महीने में सीख सकता है, वो 10-10 साल में सीखता है, 15-15 साल में सीखता है। और वो इनकम जो एडल्ट कमा सकता है उसका 5% भी उसको नहीं मिलता है। यानी एक्सप्लॉयटेशन, उसका वो शिकार होता है। तो पूरे तालीमी निज़ाम पे नज़र रखना कि ये बच्चे स्कूलों में आए, फिर अगर वालदैन की ख्वाहिश है कि ये हुनर सीखें तो हमारे पास कहाँ है वो एजुकेशन जिससे जो कम अज़ कम बड़े बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, वो हुनर सीख सकें, 6 महीने में वो दर्जी बन सकें, बजाय इसके कि 10 साल में वो जलीलो ख्वार होकर दर्जी बने या मैकेनिक बने या ड्राइवर बने। तो उनको 6 महीने में वो हुनर देने वाले इदारे कहाँ हैं? ये तो उनकी बात है। फिर कवानीन पर अमल दरामद कहाँ है? ठीक, किसने कवानीन पर अमल दरामद करना है? खुशी खुशी आप जाके साइन कर देते हैं दुनिया के हर कानून पर, दुरुस्त, और ना दुनिया के कानून पे अमल करना है, ना अपने कानून पे अमल करना है। और माशरे की आखिरी बात, देखिए पाकिस्तानी माशरा और पूरा बड़े शहर का माशरा बहुत जुल्म पर मबनी है। गरीब का बच्चा इंसान का बच्चा नहीं है। पैसे बचाने के लिए कि 20,000 का मुलाजिम नहीं रखना, 3,000 का बच्चा पकड़ लो। दुरुस्त हो गया, वैलिड पॉइंट। इस पे भी आगे जाके बात करते हैं ज़ैगम साहब। इफ्तिखार साहब, ये जहाँ बात ख़त्म कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 11 है, हमने कन्वेंशन आलमी साइन कर रखे हैं, वफाकी और सूबाई क़वानीन भी मौजूद हैं, कानून बने हुए हैं, सब कुछ है, अमल दरामद नहीं, ये खला क्यों है? क्योंकि हम हर किस्म के इस्तेसाल का ख़ात्मा करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए ये जुल्म है। हम कागजी वादों पर ज़िंदा रहने वाले लोग हैं, कागजी वादों पर बात करके इन बच्चों को मुशक्क़त से निकालने का निज़ाम अपनाने को तैयार नहीं है। उसको अपनाने के लिए हमें तालीम चाहिए और तालीम के लिए हमें पैसा चाहिए और पैसे हमारे पास है नहीं है। हमारा वज़ीर से सवाल किया गया 37,000 रुपये के बारे में, तो वो जवाब देने से इनकारी था।
और जब हम ये सवाल करते हैं कि 6,000 रुपए की छूट क्यों दी जाती है, किन लोगों को दी जाती है, उनके नाम बताओ, तो आप उनका नाम बताते शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, चुप करके बैठ जाते हैं। ये अशराफिया चला रही है निज़ाम को, और इस निज़ाम के अंदर यही होगा जो हो रहा है, क्योंकि कम से कम तनख्वाह की परवाह नहीं आपको। आप ऐसा तालीमी निज़ाम ला ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए पैसा ही नहीं है। और पैसा इसलिए नहीं है कि जो अशराफी है वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। जब टैक्स नहीं दिए जाएंगे, स्कूल कहाँ से आएंगे, तालीम कहाँ से आएगी। मेरा दोस्त जैगम चाहता है कि बच्चे जो तरबियत सीखने जो जल्दी दर्जी बन जाएं, वो भाई तब बनेंगे दर्जी अगर उनको दर्जी बनाने का इल्म सिखाने वाला कोई अदारा भी तो होगा। उस अदारे को चलाने के लिए पैसे भी तो होंगे, और उन पैसों के लिए तो टैक्स चाहिए। और टैक्सों का यह हाल है कि हम तो इस शक व शुबा में बैठे हैं आज कि कल पेश हुआ है बजट, और बजट पेश करने वाला कह रहा है कि मनु 500 अरब रुपया ना दोगे तो मैं फिर कानून साजी करो, और कानून साजी जिन्होंने करनी है वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब है कि चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाते वक्त इफ्तिखार अहमद मुतालबा करता है कि पाकिस्तान में हर किस्म के एहसास को ख़त्म किया जाए, तब पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर ख़त्म हो सकती है। ठीक, बड़ा हम सवाल है, साल को ख़त्म करने के लिए वो सोच मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहजाद साहब और रज़ा साहब की राय आपके सामने रहेगी। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ऊपर जुल्म पर मबनी माशरे और इस्तेहसाल की बात हुई। हमारे माशरे में बच्चों से मजदूरी को क्या एक मामूल समझ लिया गया कि एक नॉर्मल है ये बात, और ये जो रवैया है ये कितना बड़ा बहरान है? आयशा, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। सियालकोट का एक हमारी जो फर्म्स हैं वहाँ पे जो खेल का सामान बनाती हैं, उसमें वो फुटबॉल्स बनाते हैं जो कि वर्ल्ड कप वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। उनकी पहली जो शर्त है उन फुटबॉलों के एक्सपोर्ट होने की या कबूल होने की, वो ये है कि जिन कंपनीज में वो बनाए जाते हैं वहाँ पे कोई बच्चा काम नहीं कर रहा हो, और ये इनको साबित करना पड़ता है। उसके बाद जाके वो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जिन्होंने कराने हैं फीफा वाले, जो दुनिया भर में मैचेस कराते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ये दुनिया का रोल है। हमारा रोल मुआशरे के तौर पे किधर है? वो कर सकते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट ना पूरी कर लेंगे, लेकिन हमारे लोग, हमारा मुआशरा कहाँ है? ये तो होगी कानूनी बात जो कि आप कर रहे थे कि तो ये मुआशरे के रवैये भी इसमें शामिल है। लेकिन मेरा एक सवाल, एक और नुक्ता है, वो ये है असल में इसकी जो जिम्मेदारी है ना, वो ये है कि इस्तेसाल बच्चों का क्यों होता है? क्योंकि औरत का इस्तेसाल होता है, और औरत का इस्तेसाल होने की वजह से माँ का इस्तेसाल होता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को गाइड कर सकती है, उसकी बेहतरी चाहती है, बाप कभी नहीं सोच सकता। वो बाप जो 45% पॉवर्टी, वो सतह गुर्बत से नीचे को बिलोंग करता है, जहां से ये 2,60,00,000 बच्चे आते हैं जो कि इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, वो सतह गुर्बत के नीचे से आते हैं, जहां माओं की जो तालीम है वो 10% या 15% लिटरेसी रेट होती होगी, जहां वो 4 बच्चे पैदा करती है एवरेज, शायद वहां पे 6 करती होगी, 7 करती होगी। तो वो माँ जिसने हर वक्त एक अपने बच्चों का अपने घर के मामलात में लगी हुई है, जो 20% है पाकिस्तान का फीमेल का लेबर जो है पार्टिसिपेशन, सिर्फ 20% औरतें पाकिस्तान की लेबर फोर्स का हिस्सा है। तो जहां औरत को आपने इस तरह दबा के रख दिया, उसका इस्तेसाल कर दिया, माँ का रोल खत्म कर दिया, वो माँ अपनी औलाद के बारे में फैसले इंडिपेंडेंटली कैसे कर सकती है? तो मेरा ख्याल है बुनियादी चंद चीजें ऐसी होती हैं, इसको कानून से ज्यादा हमें माशरे के तौर पर उन फलक्रम्स को छेड़ना चाहिए जहां से कि फिर एक रेवोल्यूशन क्रिएट होती है। उसमें औरत का रोल मेरी नजर में बहुत बड़ा है, माशरे का भी है, लेकिन औरत का बहुत बड़ा रोल है। ठीक हो गया। बड़ा जबरदस्त नुक्ता आपने शहजाद साहब सामने रखा है। औरत के इस्तेसाल माँ के इस्तेसाल से बच्चे तक जाता है। रज़ा रूमी साहब, माशरे की बात की जा रही है, इसको इज्तिमाई नाकामी कहा जाए, अखलाकी नाकामी कहा जाए? माशरा मुकम्मल तौर पर जहाँ जहाँ बच्चे काम करते हैं सभी लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो घर जहाँ से बच्चा निकल रहा है वो पहले बड़ा जिम्मेदार है? देखिए आयशा, बात यह है कि बहुत से पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। करोड़ों खानदान ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां पर माशी मजबूरियों की वजह से लोग अपने बच्चों को काम पे लगाते हैं। वो उनको फैक्ट्री में या कारखाने में या वर्कशॉप में या रेडी पर या लोगों के घरों में काम करने के लिए भेज देते हैं। तो बुनियादी मसला तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना। अभी गुर्बत की बात हुई, अभी जो ताज़ा आदादो शुमार आए हैं कि 45% के करीब आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। उससे पहले 40% थी। शराय तरक्की नहीं बढ़ रही पाकिस्तान में, नौकरियां नहीं बढ़ रही, लोग कश्तियों में बैठकर अपनी जान
बाजी वो पे लगाने के दाव पे लगाकर तो इस मुल्क से निकलना चाह रहे हैं, तो देखिए ये सारी मामलात जो हैं वो मईशत से जुड़े हुए हैं। पहली तो ये नुक्ता है। दूसरा, एक और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हमने बच्चों की तरफ तवज्जो दी नहीं आशा। उसकी वजह यह है कि हमारी जो सियासी पार्टियां, हमारी जो अशराफियां हैं, ये उनके एजेंडे में नहीं है। ना तालीम, ना बच्चों की नरिशमेंट। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान का हर 3 बच्चों में से 1 बच्चा मेल नरिश्ड है, यानी कि जो कारखाने पे या रेडी पे या घरों में काम कर रहा है बच्चा, वो उसको गजाइयत भी नहीं सही मिल रही, गजाई किल्लत का शिकार है वो और उसकी माँ। और अब आप ये पूछे ना कि जो हमारे सूबे हैं जिनको सैकड़ों अरब रुपए डेवलपमेंट बजट के मिलते हैं, वो पैसे कहाँ कहाँ लगाते हैं, क्या इस तरफ तवज्जो देते हैं? और तीसरा नुक्ता इसमें यह है कि जो कि दुनिया के बहुत से ममालिक में हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो उसको अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कहा जाता है। मेक्सिको में, लातीनी अमेरिका में, वियतनाम में और बहुत सी जगहों के ऊपर उसको कंडीशनल कर दिया गया है कि खानदानों की माली मावनत की जाती है। जब वो अपने बच्चों को फैक्ट्री में भेजने की बजाय अगर स्कूल भेजें तो उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। ये जो तरीकाकार है, ये कामयाब मॉडल्स है। ये कोई मैं किताबी बात नहीं कर रहा। इस वक्त एज वी स्पीक दुनिया के तकरीबन 30-40 ममालिक में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बात है प्रायोरिटीज की और तवज्जो की, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी सियासी पार्टी भी रहा। एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल एजेंडा होता था रीडिस्ट्रीब्यूशन का। बेनजीर भुट्टो शहीद ने लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम का आगाज किया था, जो आज तक चल रहा है लाखों औरतों का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो पीपीपी नहीं रही। पीटीआई और पीएमएलएन को तो भूल ही जाइए, उनको तो बड़े और बड़े काम है करने का, या डीलें करने से फुर्सत हो तो कुछ और करें। जी दुरुस्त हो गया जी। आप चारों का बहुत शुक्रिया। कंक्लूड यही करूंगी क्योंकि आप सबकी गुफ्तगू के बाद सवाल ये जहन में उठता है कि हम सब सोचें, अपने आसपास देखें और गौर करें कि हम क्यों एक इस्तेहसाली मुआशरा बनते जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।